नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी। और ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत उपयोगी है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपसे वादा करता हूँ कि बाहर नहीं जाएंगे ये वाली क्लास देखने के बाद में। तो चलते हैं हम क्लास में। वीडियो में आगे चलने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं। फर्स्ट है जैव तकनीकी क्या होती है। तकनीकी की वह शाखा जिसमें जीवधारियों एवं जैविक प्रणालियों का उपयोग कर ऐसे उत्पाद विकसित किए जाते हैं जो मनुष्य तथा अन्य जीवों हेतु उपयोगी होते हैं। ठीक है, क्या क्या किया जाता है इसमें? जीवधारियों और जैविक प्रणालियों का उपयोग कर ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं जो व्यक्तियों के लिए और अन्यों के लिए भी क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है। डीएनए क्या होते हैं? इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। कोशिकाओं के गुणसूत्रों में ये पाए जाने वाले तंतुनुमा, ठीक है, अणु होते हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं। इनमें अनुवांशिक कूट निहित होते हैं। एक मिनट। इनमें अनुवांशिक कूट निहित होते हैं। ऐसे कोडिंग होती है जो जीवों की अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट अणु से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोसरकरा नाइट्रोजन सार से मिलकर बनता है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वह फास्फेट अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड से किस किस से बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट अणु से। ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबो शर्करा और नाइट्रोजन सार से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन सार कौन कौन से होते हैं। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? ये होती है द्विकुंडलित तंतुनुमा। ठीक है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें दो तार होते हैं। ठीक है। और ये इस तरीके से कुंडली नुमा होते हैं, गुथे हुए। ठीक है, ये आपस में गुथे हुए होते हैं। नेक्स्ट, जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा अनुक्रम होता है, ऐसा सीक्वेंस होता है जो आनुवंशिक लक्षणों की जानकारी रखता है तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। ये शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? डीएनए। नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे सबसे पहली जो इकाई होती है वो क्या होती है? सेल। सेल के बाद में न्यूक्लियोलस बनता है, फिर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से डीएनए, डीएनए से जीन। ठीक है। हमारे सबसे ऊपरली पोर्शन कौन सा होता है? सेल। ठीक है। फिर उसके नीचे आते हैं न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम में डीएनए, डीएनए में जीन होता है। ठीक है। जीनीय प्रौद्योगिकी, अब ये चीज क्या है? किसी भी जीव की कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ में
कृत्रिम विधि द्वारा बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। कोई भी जीव जैसे मनुष्य है, उसकी कोशिकाओं में, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ में कृत्रिम विधि से, ठीक है, क्या कर लेना, उसके जीन में बदलाव कर देना या फिर उसमें परिवर्तन कर देना, ठीक है, या फिर जीन को ट्रांसफर कर देना, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं और जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे डीएनए पुनः संयोजी तकनीक, जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग, ठीक है। संरचना के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है। पहला तो है जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? किसी भी जीव की कोशिका की आनुवंशिक पदार्थ में कृत्रिम विधियों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जेनेटिक बायोटेक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक, जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? इसके तहत क्या होता है कि जीवों और सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक गुणों का उपयोग कर अभिष्ट या अलग से कोई उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे जैव सूचना तकनीकी, जैव संसूचक और जैव हस्ताक्षर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन जेनेटिक बायोटेक क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये गुणसूत्रों को पहचानने में मदद करते हैं, डीएनए को पहचानने में मदद करते हैं और जीन को ट्रांसफर और बदलने में मदद करते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है, ठीक है, जिनसे कोशिका की संरचना व कार्य निर्धारित होते हैं। डीएनए में बदलाव कर सकता है, ठीक है, वांछित उत्पाद और विशेष प्राप्ति हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक क्या होती है, ठीक है, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की संरचना में बदलाव किया जाता है और अवांछित विशेषताओं वाले जीन को हटाकर वांछित विशेषताओं वाले जीन को जोड़ा जाता है। अब ये डीएनए जो पुनर्संयोजी तकनीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कोशिका है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, ठीक है, और डीएनए की संरचना में जैसे मान लो डीएनए की संरचना कुछ इस तरीके की है, ठीक है, गुंचित द्विकुंडलित, ठीक है। अगर हमें किसी इस पोर्शन को हटाना है, ठीक है, तो इसको हटा के और दूसरा पोर्शन हम यहाँ पे रखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? ये क्या है कि अवांछित है, मतलब ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए ये वाला पोर्शन, तो इसको हटा के हमें इसकी जगह दूसरा जीन या फिर डीएनए रखना चाहते हैं, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक, ठीक है। वांछित विशेषताओं वाले जीन की पहचान व पृथक्करण, इस हेतु न्यूक्लिक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसे आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहते हैं, ठीक है। अ, ये जो तकनीक है कौन सी? वांछित विशेषताओं वाले जीन की पहचान और पृथक्करण करने की तकनीक है, उसको न्यूक्लियम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उसको हटाने के लिए, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एक आणविक कैंची या फिर रासायनिक चाकू कहते हैं। यह द्विसूत्री डीएनए को एक विशिष्ट पहचान कर अनुक्रम पर काटता है, मतलब क्या करता है वो कि हर कहीं से नहीं काटता, ठीक है। वो क्या करता है, पहले जो द्विसूत्री डीएनए होता है उसकी अच्छी तरह से क्या करता है, एक पहचान करता है और उसी क्रम को काटता है जो वांछित हो, ठीक है। एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को सी से वही एंडो न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बीच से काटता है, ठीक है। एक्सो न्यूक्लियम एंजाइम डीएनए को कहाँ से काटता है? टॉप से या फिर सिरों से या फिर किनारों से। और एंडो न्यूक्लियस एंजाइम कहाँ से काटता है? वो बीच से काटता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस है। स्टेप 2 क्या होती है? इसमें वांछित डीएनए खंड का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा आवर्धन किया। जैसे हम कोई भी वांछित डीएनए होता है उसका हम इंक्रीज या एनहेंस कैसे करते हैं? पीसीआर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। पीसीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है?
पीसीआर पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए खंड का गुणन कर अनेक प्रतिलिपियां तैयार करता है, ठीक है। पीसीआर टेक्निक से हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए का आवर्धन करते हैं, जिन्हें सी डीएनए कहते हैं, ठीक है, या कॉपी डीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। स्टेप 3 क्या है, वांछित डीएनए खंड को लाइगेज एंजाइम की सहायता से वाहक के साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार संयोजी डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप 4, पुनर्संयोजी डीएनए को होस्ट कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, तत्पश्चात कोशिका विभाजन द्वारा वैसी अनेक कोशिकाएं प्राप्त कर ली जाती है। पुनर्संयोजी जो डीएनए है उसको जो होस्ट कोशिका होती है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद भी क्या करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा ऐसी अनेक कोशिकाएं उससे प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप 5, क्या होती है, वांछित विशेषता वाले जीन वाली कोशिकाओं से पराजीवी जीव प्राप्त करना अथवा वांछित उत्पाद प्राप्त करना। उदाहरण क्या है इसके, फ्लेवर सेवर टोमेटो, सड़न रोधी होता है ये। गोल्डन राइस, विटामिन ए युक्त क्या होता है ये, राइस होता है। सुपर बनाना, प्रोटीन युक्त होता है ये। सुपर पोटैटो, ये भी प्रोटीन युक्त होता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है। बीटी कॉटन है वो कीट प्रतिरोधी होती है, बेसिलस थुरिजेनेसिस, ठीक है। बीटी बैंगन होता है वो भी कीट प्रतिरोधी होता है। पराजीनी तंतु, पराजीनी जंतु और पराजीनी जीव क्या होते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनमें आनुवांशिक पदार्थ में जेनेटिक इंजीनियरिंग की कृत्रिम विधियों द्वारा बदलाव किया जाता है, इसको ऐसे जीवों को क्या करते हैं, पराजीनी जीव कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है इसके, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस और सुपर टोमेटो जीएम जंतु, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। पीसीआर कंपोनेंट पॉलीमरेज प्रोसेस होती है, इसमें एक साइकिल होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये क्या होता है, मनुष्य के गुणसूत्र में मिलने वाले डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान करने की तकनीक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग कहलाती है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, मनुष्य के गुणसूत्र में मिलने वाले डीएनए की विशेषता के आधार पर व्यक्ति की पहचान किया जाता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, एलेक जेफरी ने की थी, ठीक है, 1984 में। और लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है, ठीक है। लालजी सिंह को भारत में किसका जनक कहा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सभी मनुष्यों में 99.7% डीएनए समान होता है, 0.3% डीएनए विशिष्ट और अन्य होता है। सॉरी, डीएनए के एक भाग को रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंटेड करते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट करते हैं। इस भाग के परीक्षण द्वारा दो व्यक्तियों के मध्य रक्त संबंधों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, सैंपल से डीएनए को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग कर डीएनए को क्या करते हैं, हम काटते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो पीसीआर टेक्निक होती है उसका उपयोग कर डीएनए को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। और डीएनए खंडों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसमें क्या होता है, विखंडित डीएनए को अगारोस जेल में डुबोया जाता है, तत्पश्चात विद्युत आवेश प्रवाह करने पर ये खंड अपनी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए खंडों की इस व्यवस्था को नाइट्रोसेल्युलोज प्लेट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, नाइट्रोसेल्युलोज की प्लेट को रेडियो सक्रिय प्रोब से जोड़ा जाता है। रेडियो सक्रिय प्रोब डीएनए में विशिष्ट खंडों की पहचान करता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, एक्सरे द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस किस में होता है, इसमें एक तो होता है फोरेंसिक साइंस में अपराधियों की पहचान करने हेतु, पैतृक संबंधी मामले की जांच करने में, अस्पताल में बच्चों की अदला बदली के मामले में और मृत व्यक्तियों की पहचान
करने के मामले में। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन को प्रवेश कराकर अथवा दोषपूर्ण खराब जीन की मरम्मत कर बीमारियों का उपचार करना क्या कहलाता है? जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहा जाता है। जीन थेरेपी की विधियां कौन कौन सी होती है? एक तो होता है जीन प्रतिस्थापन, मतलब जीन को हटाकर दूसरा जीन रखना, या जीन आवर्धन या जीन को बढ़ाकर। जीन प्रतिस्थापन क्या होता है? इस तकनीक के अंतर्गत अस्वस्थ जीन को उसके समान कार्य करने वाले स्वस्थ जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई खराब जीन है तो उसको हटाकर एक स्वस्थ जीन उसकी जगह रख देना। ठीक है। जीन आवर्धन क्या होता है? इस तकनीक के अंतर्गत अस्वस्थ जीन को वही रहने दिया जाता है तथा उसके समान कार्य करने वाले स्वस्थ जीन को डीएनए में समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक। और तीसरा क्या होता है? जीन मरम्मत करना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अस्वस्थ, दोषपूर्ण और खराब जीन को सुधारने का कार्य किया जाता है। जीन थेरेपी में प्रयुक्त तकनीकें, तो पहली तकनीक क्या होती है? जीन गन। इस तकनीक में बाह्य जीन के चारों ओर भारी धातु की परत चढ़ाकर शक्तिशाली तरंगों अथवा निर्वात की मदद से अभिष्ट डीएनए में प्रवेश कराया जाता है। इसे बायोलिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है जीन गन? इसमें जो बाहर के जीन होते हैं उसके चारों ओर क्या होता है? भारी धातु होती है। किसकी होती है वो? सोने की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो शक्तिशाली तरंगे होती है या निर्वात, जहां पे वायु नहीं होती है, उसकी मदद से इस डीएनए, उसकी मदद से जो डीएनए होता है उसमें प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है नैनो रोबोट। तो ये नैनो रोबोट भी क्या करता है? जीन की थेरेपी करता है। ठीक है, वाहक के रूप में वायरस। तो वायरस कौन कौन से? रेट्रो वायरस और एडिनो वायरस क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ठीक है, वाहक क्या? एक स्थान, एक चीज को दूसरी स्थान पर ले जाने वाले जो भी होते हैं, जो भी चीजें होती है उसको क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्या होते हैं? जीन थेरेपी में सहायक होते हैं। ठीक है, वायरस भी क्या होते हैं? जीन थेरेपी में सहायक होते हैं। जीन थेरेपी का उपयोग मुख्यतः पौधों पर किया जा रहा है। मनुष्य में इस तकनीक का उपयोग एल्जाइमर, पार्किंसंस व सिकल सेल एनीमिया आदि के उपचार में किया जाता है। ठीक है, जीन या जीनोम एडिटिंग क्या होती है? यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रकार है। इसके तहत किसी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में किसी जीन का प्रवेश कराया जाता है। डीएनए के किसी भाग को हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम जीन एडिटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीन एडिटिंग। एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग डीएनए को सटीक स्थान पर परिवर्तित या बदलने के लिए किया जाता है। जीन एडिटिंग क्रिया विशेष एंजाइम द्वारा होती है जिन्हें इंजीनियर्ड न्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम डीएनए की विशिष्ट पहचान अनुक्रम पर काटते हैं। इन्हें आणविक कैंची या फिर रासायनिक चाकू कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया था। नेक्स्ट आता है क्रिस्पर या केस टेक्निक। ये क्या होते हैं? क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मूल रूप से बैक्टीरिया से क्या क्या करता है? ये प्रतिरक्षा करता है। और क्रिस्पर केस का उपयोग बैक्टीरिया वायरस के डीएनए के कुछ हिस्से को छीन लेते हैं और अपने डीएनए में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जिससे अगली बार जब भी वायरस हमला करते हैं तो बैक्टीरिया पहले से ही इससे निपटने हेतु तैयार रहता है। ठीक है, यह जीन एडिटिंग की उन्नत तकनीक है। क्रिस्पर यह डीएनए में पाए जाने विशेष खंड होते हैं। इनमें छोटे छोटे खंड होते हैं जिनकी नियमित अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। इनमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम दोनों ओर से समान होता है। ठीक है, केस 9 क्या है? ये भी एक क्या है? एक एंजाइम होता है जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम पर काटने के लिए आणविक कैंची की भांति कार्य करता है। ठीक है,
गाइड आरएनए क्या है? यह प्रक्रिया में एक आरएनए खंड भी मजबूत होता है इस प्रक्रिया में, जिससे आरएनए गाइड कहा जाता है। गाइड आरएनए नामक इस आनुवंशिक अनुक्रम को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, जो डीएनए की उस भाग से जाकर जुड़ता है जिसे हटाना, प्रतिस्थापित करना और परिवर्तित करना होता है। ठीक है, गाइड आरएनए केस 9 से चिपक जाता है और तत्पश्चात वे कोशिकाओं में लक्षित डीएनए अनुक्रम से जुड़ जाते हैं। ठीक है, केस 9 डीएनए को लक्षित स्थान से खोल देता है तथा गाइड आरएनए को जुड़ने देता है। साथ ही केस 9 आणविक कैंची के रूप में डीएनए को लक्षित अनुक्रम पर काटता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोसेस होती है। एक तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो होता है गाइड आरएनए, ठीक है, और एक होता है केस 9 डीएनए। तो केस 9 डीएनए का क्या काम होता है? जैसे मान लो ये क्या है कि एक तरीके से कोशिका होती है, इसमें सब कुछ प्रोसेस, डीएनए भी होते हैं, जीन भी होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है, आरएनए खंड भी प्रयुक्त होता है जिसे गाइड आरएनए कहते हैं। गाइड आरएनए नामक एक अनुवांशिक अनुक्रम को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। ठीक है, जो डीएनए की उस भाग से जाकर जुड़ता है जिसे हटाना हो। जैसे हमें मान लो इस भाग को हटाना है डीएनए को, ठीक है, तो यहाँ पे आकर गाइड आरएनए चिपक जाता है और चिपक जाने के बाद में क्या होता है कि डीएनए लक्षित डीएनए अनुक्रम से जुड़ जाते हैं जिसको हमें हटाना होता है। ठीक है, तो केस 9 डीएनए को लक्षित स्थान से खोल देता है और गाइड आरएनए क्या होता है, उससे जुड़ जाता है। और उसके साथ साथ ही जो आणविक कैंची होती है केस 9, वो क्या करती है, जो लक्षित डीएनए होता है जिसको हमें काटना होता है उसको हटाती है। ठीक है, उसको काटती है। जब डीएनए को लक्षित अनुक्रम पर काट दिया जाता है, जब डीएनए को जहां से काटना होता है वहां से काट दिया जाता है, तो तत्पश्चात उसकी मरम्मत और उसमें बदलाव अथवा नए जीन का प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम नए जीन का, जैसे मान लो इस जगह से हमें काटना है, ठीक है, काट के यहाँ पे दूसरा स्वस्थ या फिर यहीं पे आवर्धन करना है, तो हमें इस तरीके की टेक्निक से गुजरना पड़ता है। ठीक है, देखो इस तरीके से जो केस 9 है वो क्या करता है, लक्षित जो डीएनए होता है उसको काटता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है? स्टेम सेल अविभेदित प्राथमिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये अविभेदित क्या होती है, प्राथमिक कोशिका होती है जो शरीर के किसी भी अंग विशेष की कोशिका में परिवर्तन होने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो स्टेम सेल क्या होता है कि शरीर का कोई भी अंग, ठीक है, उसकी कोशिका में क्या परिवर्तित होने की है क्षमता रखती है। जैसे हम मान लो कि हमें, जैसे मेरा हाथ है कोई, ठीक है, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, हाथ को जैसे मेरा कटा हुआ हाथ है तो उसको कटा हुआ हाथ को जैसे मेरा पहला हाथ बना हुआ था उस तरीके का बनाने का ये स्पेशल स्पेशलिटी रखती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर कोशिका कहते हैं। चिकित्सा उद्देश्य तो स्टेम सेल्स का उपयोग करना स्टेम सेल थेरेपी कहलाता है। स्रोत के आधार पर स्टेम सेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका होती है, एक होती है गर्भनाल स्तंभ कोशिका होती है। ये भ्रूणीय स्तंभ कोशिका क्या होता है, ये भ्रूण से प्राप्त की जाती है, ये प्लूरीपोटेंट होती है। ठीक है, और गर्भनाल स्तंभ कोशिका होती है वो क्या होती है, ये गर्भनाल से प्राप्त की जाती है, ये भी क्या होती है, प्लूरीपोटेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कब प्राप्त, कैसे प्राप्त किया, जैसे फर्टिलाइजर एग होता है, सबसे पहले क्या होती है स्थिति, यूट्रस में फर्टिलाइजर होता है, तो उसको फ्यू सेल उसके बाद में थोड़े थोड़े जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन से क्या होता है, ये आवर्धन होता है। ठीक है, उसके बाद में ब्लास्टोसाइट का निर्माण होता है यूट्रस में ही, और उसके बाद में हार्वेस्टेड आईसीएम का निर्माण होता है। ठीक है, अंदर ही आईसीएम का। तो अगर हमें ब्लास्टोसाइड में अगर किसी भी चीज का क्या करना है, अगर आवर्धन करवाना है तो हमें यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से स्टेम सेल का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
वयस्क स्तंभ कोशिका, ये वयस्क वयस्क से प्राप्त की जाती है, जैसे रक्त से, अस्थि, बोन मेरो से। ये मल्टीपोटेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ होती है प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका, ये कायिक कोशिकाओं से विकसित की जाती है। इनका विकास डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक द्वारा किया जाता है। ये प्लूरिपोटेंट होती है, इनसे संबंधित कोई नैतिक विवाद नहीं है, ठीक है। तो प्रेरित जो इंस्पायर्ड प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका होती है, स्टेम सेल होती है, वो किससे प्राप्त की जाती है? कायिक कोशिकाओं से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्षमता के आधार पर स्टेम सेल के कितने प्रकार है। पहली होती है यूनिपोटेंट। तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है? ये स्तंभ कोशिकाएं, ये स्टेम सेल जो केवल एक प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तन होने की क्षमता रखती है, जैसे यकृत, रक्तवाहिनी, कंकाल और मेरुरज्जु। मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल है वो क्या होती है? ये स्टेम सेल जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है, जैसे मस्तिष्क और ब्रेन मॉरो। नेक्स्ट होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है? वे स्तंभ कोशिका जो प्लेसेंटा को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है, ठीक है। इसके स्रोत कौन से? भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था, ठीक है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल कौन से होते हैं? वे स्तंभ कोशिकाएं जो शरीर की समस्त कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है, जैसे जायगोट से 3-4 दिन की स्थिति में, ठीक है। स्टेम सेल का उपयोग, स्टेम सेल के अध्ययन से शरीर निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकता है तथा जन्मजात बीमारियों को रोका जा सकता है। शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों को स्टेम सेल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। स्टेम सेल से कृत्रिम अंग विकसित किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग अंग प्रत्यारोपण द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टेम सेल और 3D प्रिंटिंग। नई दवाओं का परीक्षण स्टेम सेल की सहायता से विकसित ऊतकों व अंगों पर किया जा सकता है, जैसे चूहों, बंदर, मनुष्यों पर नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अन्य तथ्य क्या है। भारत में प्रथम स्टेम सेल बैंक की स्थापना क्रायोसोल कंपनी द्वारा की गई थी। AIIM दिल्ली में गर्भनाल स्टेम सेल बैंक, पब्लिक स्टेम सेल बैंक अवस्थित है। भारत, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया के बाद विश्व का तीसरा देश है जिसमें गर्भनाल स्टेम सेल बैंक स्थापित किया गया है। टेस्ट ट्यूब बीबी क्या होती है? और प्रकनली बीबी या फिर शिशु क्या होता है, ठीक है। IVF इन विट्रो फर्टिलिटी गर्भाधान निषेचन की एक प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु शरीर के बाहर प्रकनली में शुक्राणु के साथ निषेचित करवाया जाता है, ठीक है। जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु को शुक्राणु के साथ क्या करते हैं? फर्टिलाइज करवाया जाता है बाहर, यानी कि गर्भाशय में, ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में महिला में अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया को उद्दीपित या मॉनिटर किया जाता है। महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर उसे प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ निषेचित करवाया जाता है। निषेचन से प्राप्त जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, 4-5 दिन भ्रूण संवर्धन बाहर ही क्या करते हैं? भ्रूण का 4-5 दिन तक बाहर ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको गर्भाशय में क्या करते हैं? प्लांट करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं, ठीक है। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम IVF का? दंपतियों को गर्भाधान में सहायता करना, प्रजनन समस्या के समाधान में मदद करना या बच्चों में आनुवंशिक समस्याओं को रोकना। चुनौतियां क्या क्या है इसकी? नैतिक मुद्दे क्या क्या है? गर्भाधान की प्राकृतिक विधि को दरकिनार करना, प्रयोगशाला में जीवन बनाना। कानूनी मुद्दे, ठीक है। तक जटिल टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत मुश्किल है। इसके इसके बाद आता है महंगी तकनीक, गर्भपात का खतरा बना रहता है, जन्म से पहले प्रसव होने की संभावना रहती है, जन्म के समय बच्चों का कम वजन होने की संभावना रहती है, और जन्म के समय कई सारे दोष होते हैं, ठीक है। बच्चा स्वस्थ नहीं रहता, बच्चे में कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है। और कानून क्या कहता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल इसके लिए लाया गया है।
और सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 इसके लिए लाया गया। अन्य जो फैक्टर क्या क्या, विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन 1978 मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अक्टूबर 1978 में आया। ठीक है। एमआरटी क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी 3 पेरेंट बेबी। ये क्या होता है, यह भी एक आईवीएफ का ही प्रकार है। आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान जैविक माता को दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न संतान में जैविक माता पिता के नाभिकीय डीएनए के साथ साथ दाता या डोनर महिला का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी उपस्थित होता है। इसी कारण बच्चे को 3 पेरेंट बेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जो उसको डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो स्टेक होता है वो 3 लोगों को होता है। ठीक है। एक तो माता और पिता और एक थर्ड वुमन का। ठीक है। इसमें स्टेक होता है। इस बच्चे में आधारभूत विशेषताएं अपरिवर्तित रहती है, जैसे रंग, ऊंचाई, बुद्धिमत्ता, आंखों, बालों का रंग। जैविक माता पिता से 20,000 से अधिक जीन वही दाता डोनर महिला का माइटोकॉन्ड्रिया केवल 37 जीन का योगदान देता है। ठीक है। मतलब इसमें जब 3 बेबी पेरेंट होता है तो उसमें 20,000 से अधिक जीन तो दाता के होते हैं और डोनर के। ठीक है। सॉरी, माता पिता से होते हैं, जैविक माता पिता से। और वही क्या होता है, जो दाता और डोनर होता है उसके 37 जीन का योगदान होता है केवल। ठीक है। एमआरटी के प्रकार कौन कौन से हैं, स्पिंडल ट्रांसफर और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। स्पिंडल ट्रांसफर क्या होता है और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या चीज होती है। स्पिंडल ट्रांसफर में क्या होता है, फीमेल विथ म्यूटेंट एमडीएनए होता है इसके साथ। ठीक है। और एक होता है हेल्दी फीमेल, एक डोनर होता है इसमें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें और इसमें नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हटा के हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किया, बाकी चीजों को डिस्कार्ड कर दिया और मेटेरियल न्यूक्लियर जो जीनोम होता है, ये जो फादर का स्पर्म होता है ना, इसको और जो डोनर होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है। तो यही क्या होता है, स्पिंडल ट्रांसफर होता है। ठीक है। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मदर का एग विथ एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया फर्टिलाइज विथ स्पर्म। ठीक है। और दूसरी जो चीज होती है वो क्या होती है, जायगोट विथ एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। जो जहां पर भी एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जायगोट में, युग्मनज में, ये क्या हुआ, ये मदर का एग है, इसमें क्या होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इस कंडीशन में आने के बाद में हम क्या करते हैं, इस एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लेते हैं। ठीक है। और जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है डोनर का, उसमें पुरुष की बात थी। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, महिला की बात होती है। ठीक है। तो इस नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डोनर के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, दंपतियों को गर्भाधान में सहायता होती है, प्रजनन समस्या के समाधान में मदद करना या बच्चों के आनुवंशिक समस्या को रोकना होता है। सरोगेसी क्या होती है, किराए की कोख। ठीक है। इसके तहत एक महिला तथा एक दंपति या व्यक्ति के बीच गर्भाधान, गर्भावस्था व बच्चे की जन्म से संबंधित अनुबंध किया जाता है। ठीक है। सरोगेसी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तकनीकी के आधार पर एक सरोगेसी होती है और उद्देश्य के आधार पर होती है। ठीक है। ठीक है।
तकनीक के आधार पर क्या क्या होता है, ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है, क्या होती है, गेस्टेशनल सरोगेसी। और उद्देश्य के आधार पर कौन सी होती है, तो होती है अल्ट्रुस, जो परोपकारी होती है वो होती है कॉमर्शियल सरोगेसी होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल और पारंपरिक सरोगेसी क्या होते हैं, इस प्रकार की सरोगेसी में अपना बच्चा चाहने वाले व्यक्ति पिता व्यक्ति या पिता के शुक्राणु को सरोगेट माता के अंडाणु के साथ आईवीएफ तकनीक द्वारा निषेचित करवाकर तैयार भ्रूण को सरोगेट माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कोई दंपति है, ये महिला और ये पुरुष, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल है। अगर इनमें इन दोनों में अगर फर्टिलाइज निषेचन होने में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे दिक्कत अब महिला में है, तो फादर का या व्यक्ति का जो शुक्राणु होता है, उसको उसको क्या करते हैं, बाहर प्रकनली में दूसरी महिला से क्या करते हैं, दूसरी महिलाओं के अंडाणु से क्या करते हैं, सरोगेट करते हैं, ठीक है। दूसरे महिला के अंडाणु से क्या करते हैं, उसको निषेचन करवाते हैं और उस महिला के यूट्रस में उसको डाल दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सरोगेट महिला हुई, ठीक है। इस तकनीक से उत्पन्न बच्चे में जेनेटिक प्रभाव उसके जैविक पिता व सरोगेट माता का आता है, ठीक है। इस प्रकार की सरोगेसी में अपना बच्चा चाहने वाले माता पिता दोनों के अंडाणु व शुक्राणु को आईवीएफ तकनीक द्वारा निषेचित करवाकर तैयार भ्रूण को सरोगेट माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तकनीक से उत्पन्न बच्चे में जेनेटिक प्रभाव उसके जैविक माता पिता दोनों का आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है गेस्टेशनल सरोगेसी। तो उपयोग क्या होता है इसका, सं, संतान प्राप्त करने के लिए दंपति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है, गर्भधारण महिलाओं हेतु घातक होता है, एकल व्यक्ति संतान चाहता हो, ठीक है। सरोगेसी विधेयक 2019 क्या है, यह वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है और नैतिक प्रोग्रेस सरोगेसी की अनुमति देता है। पात्र लाभार्थी कौन होते हैं, केवल भारतीय युगल, महिलाओं के लिए 23 से 50 वर्ष, पुरुषों के लिए 26 से 55 वर्ष के बीच, कम से कम 5 साल के लिए शादी की अनिवार्यता का प्रमाण पत्र, पात्रता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। सरोगेट को इच्छुक जोड़े का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, एक विवाहित महिला होना चाहिए जिसका खुद का एक बच्चा हो, ठीक है। उसकी आयु 25 से 35 वर्ष की होनी चाहिए, उससे पहले सरोगेट नहीं किया गया हो और प्रमाणिक रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। सरोगेट को गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के बाद बीमा कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए। इच्छुक दंपति को सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहिए। नवजात शिशु उन सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो एक प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध है। जब सरोगेसी की बात आती है तो कोई लिंग चेंज नहीं किया जा सकता। देश में सभी सरोगेसी क्लिनिकों को सरोगेसी या इससे संबंधित प्रक्रियाओं को करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है। प्रभावी विनियमन और एक मिनट, प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्डों का गठन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सरोगेसी से रिलेटेड कानून हुआ। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट हम अगली क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। तो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।